3 दिसंबर साल 1984 रात के करीब 12 बजे भोपाल जंक्शन पर स्टेशन सुपर अटेंडेंट एच.सी. भुर्वे और उनके साथी गुलाम दस्तगीर अपनी रात की ड्यूटी पीरियड पर थे। उसी समय भोपाल जंक्शन पर गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस ट्रेन पहुंचती है और गुलाम दस्तगीर अपने उस केबिन से बाहर आते हैं। ठीक उसी समय उनकी आंख जलने लगती है और गले में भी खराश हो जाती है। इसके बाद ये अपने सीनियर ऑफिसर भुर्वे को खोजने लगते हैं इस घटना के बारे में बताने के लिए, मगर उनका कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं दिख रहा था। कुछ ही समय में एच.सी. भुर्वे जमीन पर दिखाई देते हैं मृत अवस्था में। गुलाम दस्तगीर तुरंत समझ जाते हैं इस समय भोपाल स्टेशन पर क्या चल रही है। दरअसल बात ये दोस्तों की इस भोपाल जंक्शन से करीब 1 किलोमीटर दूर यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री है, जहां पर एक खतरनाक गैस लीक कर गई है और एक खतरनाक हादसा का रूप धारण कर लिया। Bhopal, India tonight, another horror story continues, the aftermath of that poison gas leak that has killed more than 2,000 people. Today, the Indian state government in Bhopal filed a criminal negligence suit against a subsidiary of Union Carbide, which has been operating the plant from which the gas escaped. लगभग 50,000 पाउंड गैसेस इस कार्बाइड फैक्ट्री से लीक हो रही हैं। हाइड्रोजन साइनाइड, फोस्जीन और ढेर सारी खतरनाक गैसें निकल रही हैं उस फैक्ट्री से तथा शहर के चारों तरफ अपना कब्जा कर रही हैं खतरनाक जहरीली गैसें। एच.सी. भुर्वे की मृत्यु के बाद उस स्टेशन पर सबसे सीनियर ऑफिसर गुलाम दस्तगीर ही बचे हैं। इनका कहना था कि गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस को अपने समय से पहले स्टेशन से रवाना कर दिया जाए। ट्रेन में बैठे सभी यात्री अपनी खिड़की तथा दरवाजा को बंद कर देते हैं और दस्तगीर नहीं चाहते थे कि ट्रेन में बैठे यात्रियों को कोई नुकसान पहुंचे। इसके लिए गुलाम दस्तगीर अपना सरकारी प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं और स्टेशन मास्टर से कहते हैं कि ट्रेन को भोपाल स्टेशन से रवाना किया जाए और सरकारी प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेते हैं गुलाम दस्तगीर। भोपाल जंक्शन स्टेशन पर लोगों की काफी भीड़ जमते जा रही थी और जब यह हादसा हुआ तो रात के करीब 12 बज रहे थे। काफी लोग उस समय अपने घर में सो रहे थे। सोते समय उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और उनके गले में खराश भी होने लगती है। उनमें से जिन लोगों के पास अपनी खुद की गाड़ियां थी वो तो शहर से दूर जाने लगे, मगर जिनके पास गाड़ियां नहीं थी कुछ लोग हॉस्पिटल की तरफ भागे, कुछ लोग स्टेशन की तरफ भागे। भोपाल जंक्शन पर भीड़ धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर ली। उसमें से कुछ लोग खांस रहे थे, कुछ लोग चारों तरफ भाग रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग बिलख रहे थे। स्टेशन के सरकारी कर्मचारी जिस तरह हो सकता था उस तरह वहाँ के लोगों को मदद कर रहे थे। एम्बुलेंस, डॉक्टर और नर्सेस भी लोगों की मदद करने में जी जान लगा रहे थे। इन सब के बावजूद सच्चाई तो ये थी, इस जहरीली गैस से बचना उस शहर के लोगों को काफी मुश्किल भरा दौर था। तो आइए जानते हैं भोपाल जंक्शन पर हुए उस दर्दनाक घटना की कहानी आज के इस एजुकेशन की वीडियो में। गिर गया, वोट नहीं पाया और हर एक के मुंह में ये था कि अल्लाह मौत दे दे या भगवान मौत दे दे। मौत बहुत अच्छी, जो मर गया वो सुकून में हो गया। उससे ये हो रहा था हम लोगों को कि आंखों में जलन हो रही थी और मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मिर्ची भर गई हो आंखों में। जहाँ एक तरफ लोग स्टेशन की तरफ भागते थे, वहीं दूसरी ओर स्टेशन से दोगुने संख्या में लोग हॉस्पिटल और शहर से दूर भाग रहे थे। ये तो आम सी बात है, रात को सोते समय आपकी अगर आंख जलने लगी तो आप हॉस्पिटल ही भागेंगे। दरअसल बात ये थी कि उस समय किसी को भी पता नहीं था कि उस भोपाल शहर में क्या चल रहा है। उस समय में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से लगभग 3 किलोमीटर दूर था भोपाल का हमीदिया हॉस्पिटल। उन दिनों इस हॉस्पिटल में लगभग 1200 बेड उपस्थित थे। रात के करीब 1:15 बजे उस हॉस्पिटल में पहला पेशेंट पहुंचता है। उसका कंप्लेन है कि वो कहता है कि उसकी आंखों में जलन हो रही है और उसके गले में खराश हो रही है। देखते ही देखते उस हॉस्पिटल में काफी जनसंख्या उपस्थित हो गई इसी केस को लेकर। कुछ समय बाद डॉक्टर तथा कुछ लोग यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में फोन लगाकर बात करने की कोशिश करते हैं तथा पता करने की कोशिश करते हैं इस जहरीली गैस के बारे में। आश्चर्यचकित वाली बात है कि वहाँ से भी इनको गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है। कंपनी के मेडिकल ऑफिसर्स बताते हैं कि ये गैस जहरीली गैस नहीं है, मरीज की आंखों में बस एक गीली पट्टी बांध दो और ठीक हो जाएगा। इसी बीच पुलिस सुपर अटेंडेंट स्वराज पुरी कंट्रोल रूम में जाते हैं और बताते हैं कि उनका सारा स्टाफ जोर जोर से खांस रहा है और आंखें मल रहा है। उस समय घड़ी अपना समय 1:25 बता रही थी। इसके बाद वह उस कार्बाइड की फैक्ट्री में फोन लगाते हैं और उनको बताया जाता है कि एवरीथिंग इज ओके। मगर जब तीसरी बार फोन लगाते हैं तो कंपनी की तरफ से
मैसेज आता है कि हमें नहीं पता कि क्या चल रहा है इस समय में। रात के करीब 2:10 पर हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या 4000 के आंकड़े को छूने वाली थी। भोपाल जंक्शन पर उस समय अपना एक अलग ही होड़ मची थी। गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना कर दिया गया। वहां से वहां की लोगों को मदद करना अब काफी मुश्किल होता जा रहा था। बताया जाता था कि उस समय दूसरी ट्रेन को क्रॉस करते समय HC भुर्वे भी मारे जाते हैं। भोपाल जंक्शन का ये हाल हो चुका था कि अब वहां से गुजरने वाली किसी ट्रेन को भी रोका नहीं जा रहा था। मंजूर अहमद खान उन लोगों में से थे जो भोपाल स्टेशन से ट्रेन पकड़ने आए थे। ट्रेन पकड़ने ये अपने पूरे परिवार के साथ भोपाल जंक्शन पर आते हैं, मगर रात को स्टेशन का मंजर देख इनकी आंखों विश्वास ही नहीं कर रही थी। ये काफी परेशान हो गए अपने परिवार को लेकर। लोग चारों तरफ इधर उधर भाग रहे थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे। कोई खांस रहा था तो कोई अपनी आंखें मल रहा था। नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म आई है द रेलवे मैन नाम से, आपको जरूर देखना चाहिए। आंखों की जलन को ठीक करने के लिए डॉक्टर आई ड्रॉप देने लगे तथा कुछ एंटीबायोटिक भी दे रहे थे मरीजों को कि अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो सही हो जाएगा, तथा पेट की समस्या के लिए एंटी एसिड भी दे रहे थे। आश्चर्यचकित वाली बात यह है कि वहाँ के डॉक्टरों को इस बीमारी का भी थोड़ा सा पता नहीं था कि आखिर क्या चल रहा है इस रात को। कुछ लोग का कहना था कि फैक्ट्री से MIC लीक हो रही है या फिर हाइड्रोजन फोस्जीन साइनाइड जैसे जहरीली गैस लीक हो रही है। डॉक्टर का कहना था कि ये फोस्जीन है क्योंकि लगभग 3 साल पहले उसी फैक्ट्री में एक और हादसा हुआ था, यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में। दिसंबर 1981 की बात है। उस फैक्ट्री में काम करने वाला एक कर्मचारी अशरफ मोहम्मद खान की मौत हुई थी फोस्जीन लीक के कारण। दूसरी तरफ कंपनी का कहना था कि यह एक MIC गैस है, आंखों को बस गीली पट्टी बांधो और मरीज सही हो जाएगा। वैसे बता दें कि MIC का वाष्पीकरण 38 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं दूसरी तरफ फोस्जीन 8 डिग्री सेल्सियस पर ही वाष्पन हो जाती है। क्योंकि उस समय दिसंबर की ठंड थी, इसलिए डॉक्टरों ने बताया कि यह फोस्जीन गैस हो सकती है। मगर जिस वक्त यह घटना घटी उस समय फैक्ट्री का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस था। विपिन अवस्थिया अमेरिका के एक डॉक्टर थे जिन्होंने बताया कि अगर साइनाइड पॉइजनिंग है तो मरीजों को थियोसल्फेट देना चाहिए। मगर कुछ दिनों बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपिन ने अपना ये स्टेटमेंट भी वापस ले लेते हैं। कुछ दिनों बाद कंपनी ने बताया कि MIC साइनाइड नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। MIC को नेचुरली डिग्रेड किया जाता है इन्वायरमेंट में पानी के साथ रिएक्ट करने पर। यह स्टेटमेंट काफी लेट आई, तब तक काफी लोग मर चुके थे, काफी लोग परेशान हो रहे थे, काफी लोग बिलख रहे थे। मगर जब डॉक्टर ने सोडियम थियोसल्फेट का प्रयोग किया तब पता चला कि यह काम कर रही है लोगों पर तथा मरीजों के ऊपर। कई लोग ठीक हो रहे थे इसकी वजह से तथा कई लोगों में सुधार हो रहा था सोडियम थियोसल्फेट से। गुलाम दस्तगीर, जिनकी कहानी मैंने आपको सुनाई वीडियो की स्टार्टिंग पॉइंट पे ही, वो अपनी खुद की जान तो बचा लेते हैं मगर अपनी जिंदगी के 19 साल ज्यादातर उन्होंने हॉस्पिटल में ही बिताया और साल 2003 में जाकर उनकी मृत्यु हो जाती है। भोपाल गैस लीक को लेकर काफी इंफॉर्मेशन दी गई थी कंपनी को काफी लोगों के द्वारा। काफी लोगों का कहना था कि इस फैक्ट्री में कभी भी हादसा हो सकता है। आश्चर्यचकित होने वाली बात यह है कि इतना सब कुछ करने के बाद न कंपनी की तरफ से और न ही सरकार की तरफ से कोई एक्शन लिया गया। लगभग 1982 में अमेरिका से 3 एक्सपर्ट आए थे इस कंपनी की जांच करने के लिए। इस कंपनी की जांच करने के लिए इन्होंने टोटल से 60 से ज्यादा हजार दर्ज किए इन्होंने अपनी रिपोर्ट में। इनका कहना था कि इमरजेंसी वैक्यूम्स को कंपनी के आसपास रहने वाले लोगों के साथ कभी शेयर नहीं किया गया। इन्होंने बताया कि MIC की टैंक को बड़ी आसानी से कंटामिनेट किया जा सकता है। इस पर तो आर्टिकल तक लिख गए, बचाइए हुजूर शहर को बचाइए, ज्वालामुखी के मुहाने बैठा भोपाल, और ना समझोगे तो आखिर मिट ही जाओगे। ये तीनों आर्टिकल एक हफ्ते के अंदर राजकुमार केशवानी ने लिखा। मेरे हिसाब से अब आपको नेटफ्लिक्स पर इस भोपाल गैस हादसे पर बनी फिल्म को देखनी चाहिए। तो एजुकेशन की वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।